हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की इस लाइव कड़ी में। और आज मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष सेट नंबर 27 को डिस्कस करने के लिए। तो सेट नंबर 27 में हम लोग आज 20 प्रश्नों को देखेंगे और आज के आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है कि परबन बांध देश का पहला ऐसा बांध होगा जिससे पाइपलाइनों से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। ठीक है, तो इससे कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी? तो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। ये परवन नदी कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो परवन नदी याद रखिएगा राजस्थान में है, और राजस्थान में एक जिला है बारां जिला। बारां जिला है, इसी बारां जिला में इस परवन बांध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कहाँ? तो परवन बांध का निर्माण राजस्थान में हो रहा है। आगे देखिएगा इसके बारे में। तो ये आपका 7600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कितने का? 7600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ? राजस्थान में स्थित है। और इसमें और याद रखिएगा आप कि यह आपका राजस्थान के बारां जिले में अकाबद गांव है। अकाबद गांव है, अकाबद गांव के निकट ही यह स्थित है। ठीक है, और इससे 313 गांव को क्या होगा? पानी मिल सकेगा, जिससे कि लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी। ठीक है, अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है और यह बेहद ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका निर्माण अगर हो जाता है तो बहुत सारे क्षेत्र को सिंचाई के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। किस पीएसयू ने ओडिशा में महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है? पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो ऐसा कौन सा उपक्रम है जिसने ओडिशा के महानदी बेसिन में क्या किया है? भूकंपीय अभियान शुरू किया है। तो ये आपका है ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। ओएनजीसी का पूरा नाम अगर हम बोलें तो ऑयल नेचुरल एंड गैस कंपनी होता है। और इसके प्रमुख की बात करें तो शशि शंकर ओएनजीसी के प्रमुख है। और वर्तमान में आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया भी है कि कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। महारत्न कंपनी की संख्या 10 है। ठीक है, एनटीपीसी ये भी आपका एक क्या है? महारत्न कंपनी है। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसके प्रमुख की बात करें तो गुरदीप सिंह इसके प्रमुख हैं। एनटीपीसी के प्रमुख कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक है, आप देखिएगा ऑयल इंडिया, इसको हम लोग IOCL करते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके प्रमुख की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके प्रमुख हैं। कौन? श्रीकांत माधव वैद्य। और आपका एक और विकल्प यहाँ है गेल, गैस अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके प्रमुख की बात करें तो मनोज जैन इसके प्रमुख हैं। किसके? गेल के। और ये चारों विकल्प में जो हैं ये सब के सब आपके क्या हैं? तो महारत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा याद रखिएगा सेल, एनटीपीसी तो हो ही गया, ओएनजीसी हो ही गया। ठीक है, 4, एक आपका 5वां लिख लीजिएगा सेल है। ठीक है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद भेल, गेल हो गया आपका। उसके बाद 4, 3, 7 और 3 आपका और है इसमें सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, IOCL। ठीक है, CIL, भेल और गेल, कुल मिलाकर के आपका 4, 3, 7 हो गया। 8वां याद रखिएगा कौन था? BPCL। 8वां कौन? BPCL। 9वां कौन था? तो 9वां जो आपका पिछले कुछ वर्ष पहले ही ये सब महारत्न कंपनी बना है HPCL। और 10वां आपका PGCIL है। यानी कुल मिलाकर महारत्न कंपनी भारत में कितने हैं? तो 10 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 आयोजित किया गया है? सिम्बैक्स के मैं आपको युद्धाभ्यास में अक्सर बताता हूं कि उसका फुल फॉर्म यदि आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ S फॉर क्या होगा? सिंगापुर। I फॉर क्या होगा? इंडिया। सिंगापुर, इंडिया। ठीक है, सिंगापुर इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री बेसिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये कहाँ? सिंगापुर और इंडिया के बीच होगा। यहाँ
एक आपका पूछा हुआ कि भारत है और किसके साथ हुआ, तो ये सिंगापुर के साथ हुआ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ आयोजित हुआ। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो अंडमान सागर में। कहाँ हुआ? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में नवंबर 2020 में इसका आयोजन हुआ। देखिएगा श्रीलंका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित होता है, तो सिलिनेक्स का 8वां संस्करण 2020 में आयोजित हुआ। सिलिनेक्स का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, त्रिंकोमाली श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। और बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर का दूसरा संस्करण 2020 में आयोजित हुआ। किसका? बोंगो सागर का। बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। और बोंगो सागर का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ। ठीक है, बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था, ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, BOB, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो 2020 में आयोजित हो चुका है और 2020 में भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। और 2021 की जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन होनी है, यह ब्रुनेई में आयोजित होना है। कहाँ आयोजित होना है? ब्रुनेई में आयोजित होगा। ब्रुनेई के राजधानी की बात करें तो बंदर शेरी इसकी राजधानी है, बंदर शेरी। ठीक है, और ये इसका 16वां संस्करण होगा। कैवां संस्करण होगा? 16वां संस्करण होगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और यहीं पे आपका क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, ADB का मुख्यालय मनीला में। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रुनेई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? उमंग ऐप क्या है कि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर कई सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है। उमंग ऐप के जरिए इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्जन भी लॉन्च किया गया और अंतर्राष्ट्रीय वर्जन इसके 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो IT मंत्री जो है भारत के, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा विदेश मंत्रालय की ओर से रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया। और यह आपका अब USA यानी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों में भी क्या करेगा? काम करेगा उमंग ऐप। तो इसको किसने लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद ने। पीयूष गोयल क्या है? भारत के रेल मंत्री हैं। स्मृति ईरानी क्या है? तो ये आपके महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? सोग्गी बैन पुस्तक का लेखक है। तो हमने कई बार आपको बताया है बुकर प्राइज और मान बुकर प्राइज के बारे में। ये बुकर प्राइज या मान बुकर प्राइज और मान बुकर इंटरनेशनल या बुकर इंटरनेशनल दोनों अलग अलग अवार्ड है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका सोग्गी बैन के लिए जो दिया गया था पुरस्कार, ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। ये स्कॉटलैंड के लेखक हैं। कहाँ के? स्कॉटिश लेखक हैं ये। कहाँ के? स्कॉटिश के, स्कॉटलैंड के हैं। और इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार या मान बुकर कहें, बुकर या मान बुकर कहा जाए, इनको दिया गया 2020 का। किस पुस्तक के लिए? तो सोग्गी बैन के लिए। अब देखिएगा आपका मान बुकर इंटरनेशनल किसको दिया गया? मान बुकर या बुकर इंटरनेशनल बोले तो इंटरनेशनल। ठीक है, ये दिया गया आपको मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। किसको? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को ये पुरस्कार दिया गया। और ये उनको किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और इस पुस्तक का अनुवादक कौन था? ये भी पूछा जा सकता है। मिशेल हचिसन। मिशेल हचिसन इस पुस्तक के अनुवादक थे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेके रोलिंग देखिएगा एक विकल्प है, बड़ा ही मजेदार, इनकी एक प्रचलित पुस्तक है हैरी पॉटर, जिस पर कि आपका हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुका है। एनके सिंह क्या है, तो एनके सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिल्ली हाफ मैराथन 2020 का महिला वर्ग की विजेता रही। तो महिला वर्ग की दिल्ली हाफ मैराथन 2020 की महिला वर्ग की विजेता की बात करें तो इसमें 2 विजेता रहे, इसमें 2 विजेता रहे। एक का नाम है आपका एम देवर्क वालेलेगन, एम देवर्क वालेलेगन। पहला कौन, एम देवर्क वालेलेगन, और आपका दूसरा है यामे लेजर्फ येहू अलाव। कौन, यामे लेजर्फ येहू अलाव। और ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, तो इथोपिया की है। कहाँ के हैं, इथोपिया के हैं। और इन दोनों को इसके विजेता के रूप में 27,000 डॉलर की राशि दी गई। कितने 27,000 डॉलर की राशि दी गई। दोनों को 27,000 डॉलर की राशि दी गई। ये दोनों कहाँ के धावक हैं, तो इथोपिया के धावक हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2440 तक, 2440 नहीं होगा, इसको 2040 कर लीजिएगा। कब क्या कर लीजिएगा, 2040 तक, ठीक है। 2040 तक विश्व का कौन सा देश चांद पर कॉलोनी बनाने पर कार्य कर रहा है। तो चांद पर कॉलोनी यानी चांद पर आप जानते हैं कि पानी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वहाँ पे लोगों ने ज़मीन खरीदना भी शुरू कर दिया है और लगातार दिन प्रतिदिन शोध हो रहे हैं। तो 2040 तक इस पर कॉलोनी बना करके मानव को भेजने का प्लान किसका है, तो ये रूस का है। कब तक, तो 2040 तक। बात करें उससे पहले 2024 तक अमेरिका पुनः क्या करने वाला है, तो मानव को चांद पर भेजने वाला है। और भारत का एक मिशन है जिसमें वह गगनयान अंतरिक्ष में भेजेगा मानव को। किस मिशन के तहत, गगनयान को। ये कब जाएगा, तो 2022 में गगनयान मिशन का प्रक्षेपण किया जाना है। और इससे पूर्व भारत ने व्योम मित्र को गगनयान मिशन के टेस्टिंग के तौर पर भेजा है अंतरिक्ष में। किस रोबोट को, तो व्योम मित्र को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। शोध पत्रिका लांसेट जर्नल की रिपोर्ट 2020 के आधार पर 2019 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष का हो गया है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, तो जीवन प्रत्याशा होता है किसी व्यक्ति के लिविंग स्टैंडर्ड, साक्षरता दर, शिक्षा इत्यादि को देख करके और वे लोग कितने वर्ष तक जीते हैं, इन सभी के आधार पर उसकी जीवन प्रत्याशा को निर्धारित किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति का एवरेज, किसी भी देश में एवरेज जीने का जो औसतन उम्र होता है, ठीक है, औसतन उम्र जो होता है उसी को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और भारत में इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है। 1990 में कुछ वर्ष, 30 वर्ष तकरीबन पहले की बात करें तो ये 59 वर्ष के आसपास था। कितना वर्ष था, 59 वर्ष था, 59 वर्ष था। और अगले 30 वर्ष में यानी 1990 से 2020 के बीच में करीबन 30 वर्ष की अवधि में जीवन प्रत्याशा दर में तकरीबन 10 से अधिक वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। कितने वर्ष की, 10 से अधिक वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। और भारत का जीवन प्रत्याशा दर कितना हो गया, 70.8। ये 77.3 देखिएगा तो ये केरल राज्य का जीवन प्रत्याशा है। कहाँ का, केरल का। और ये 66.9 उत्तर प्रदेश का जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व आर्थिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाला वैश्विक शहर की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है और WEF ने इसमें कुल दुनिया के 36 शहरों को शामिल किया और इस 36 शहरों में 4 भारतीय शहर को शामिल किया है। किसको, 4 भारतीय शहर को शामिल किया है, जिसमें से कि आपका 1 नंबर में कौन है, जिसमें 4 कौन है, तो पहला बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर, ये 4 शहर इसमें शामिल हैं। इस प्रकार चंडीगढ़ इस शहरों की सूची में शामिल नहीं है। इस वैश्विक शहर की सूची में कौन शामिल नहीं है, तो चंडीगढ़ शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है, एक बार फिर देखिएगा, बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर, ये 4 शहर इस विश्व की 36 शहरों की सूची में शामिल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चाचा चौधरी के बारे में आप जानते होंगे, एक जाना माना कॉमिक्स में, ये कॉमिक भी है, टीवी पर दिखता है आपको, जो कार्टून जिसको कहते हैं,
तो उसमें आपने सुना भी होगा चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उसी चाचा चौधरी की बात की जा रही है। तो चाचा चौधरी को किसका नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यरत हैं और उनका मैसेज है, उनका संदेश है लोगों को कि आप खुद को आयुष्मान भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माने और इस योजना का प्रचार प्रसार करें। ठीक है। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सुशील कुमार को, जो बिहार के कौन बनेगा करोड़पति में विजेता थे, सुशील कुमार को मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सर्वप्रथम। किसको? सुशील कुमार को। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस देश ने अपने को मुक्त निगरानी संधि से अलग कर लिया है? मुक्त निगरानी संधि बोले तो ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी, ये इसको हम लोग कहते हैं खुले आकाश की संधि। क्या कहते हैं? खुले आकाश की संधि भी कहते हैं, या खुले आकाश की निगरानी संधि के नाम से भी जानते हैं। और यह संधि 2002 में ही हुआ था। ये संधि कब हुआ था? 1 जनवरी 2002 को ही हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 को हुआ था। और इसमें कुल मई 2020 में, इस संधि में मई 2020 में आपका अमेरिका ने घोषणा किया कि वह अब इस संधि का हिस्सा नहीं है। इसमें कुल मिलाकर के 34 सदस्य हैं। इस ओपन स्काई ट्रीटी में कितने सदस्य देश हैं? 34 सदस्य देश हैं, जिसका ये प्रमुख उद्देश्य है कि कोई इन 34 देश में जो ओपन स्काई ट्रीटी है, यहाँ वीरान इलाकों में उड़ान भरने के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई अनुमति या आदेश नहीं लेना होता है। कोई भी किसी की सीमा में उड़ान भर सकता है। ठीक है। तो इस संधि से अमेरिका के बाहर होने के बाद ये संभावना है कि अमेरिका और रूस में टकराव की स्थिति भी बन सकती थी, जो बहुत हद तक देखी भी गई। तो मई 2020 में ही अमेरिका इससे क्या हो गया? बाहर हो गया है। और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि अमेरिका ने WHO की सदस्यता का भी त्याग कर दिया था। और जो बाइडेन जैसे ही राष्ट्रपति नियुक्त हुए, उन्होंने कहा था कि हम अपने सरकार के प्रथम दिन से ही पुनः इसकी सदस्यता को ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास कौन सा देश शामिल नहीं था? तो सिटमैक्स देखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सिटमैक्स 20। S फॉर क्या? S फॉर आपका सिंगापुर है। ठीक है। I फॉर क्या है? I फॉर इंडिया है, यानी भारत है। और T फॉर क्या? T फॉर यहाँ थाईलैंड है। यानी सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये तीनों देश इसमें शामिल है, जबकि जापान इसका हिस्सा नहीं है। एक क्वाड हुआ था, क्वाड। ठीक है, क्वाड सैन्य अभ्यास, तो इसमें आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसका हिस्सा था। ठीक है, और अमेरिका भी इसका हिस्सा था। ठीक है, तो ये क्वाड का हिस्सा रहा है। सिटमैक्स में कौन नहीं शामिल रहा है? तो जापान इसमें शामिल नहीं रहा है। और सिटमैक्स 2020 के आयोजन की बात की जाए तो ये अंडमान सागर में हुआ। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? अंडमान सागर में। अंडमान सागर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? स्पेस एक्स क्या है? एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण संस्था है। और स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 नामक प्रक्षेपण यान के जरिए, फाल्कन 9 नामक प्रक्षेपण यान के जरिए कुल 4 लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। प्रक्षेपण यान से कितने लोगों को? 4 लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। और ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो अभी जानते हैं आप, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। एलन मस्क की कंपनी का भी इसमें इस कार्यक्रम को, इस मिशन को संपन्न करने में खासा योगदान रहा है। ठीक है, एलन मस्क दुनिया के वर्तमान समय में सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में उनको ये सबसे अमीर व्यक्ति होने का तमगा दिया गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया? इससे संबंधित प्रश्न हम करवा चुके हैं। कोइलवर पुल से संबंधित कि 1.528 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण सोन नदी पर कोइलवर पुल के समानांतर में किया गया, इसलिए इसको भी नाम कोइलवर पुल का ही दिया गया है। ठीक है,
और इसका उद्घाटन किसके द्वारा, तो पथ परिवहन निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका निर्माण 158 वर्षों के बाद किया गया, 158 वर्षों के बाद किया गया। इस पुल का सर्वप्रथम निर्माण 1856 में ही किया गया था और शुरू किया गया था, और 1858 में इसका उद्घाटन लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। उसके बाद 158 वर्ष बीत गए हैं और तब जाकर के इस पुल का पुनर्निर्माण किया गया। इसके समानांतर एक पुल का निर्माण किया गया है जो कि कितना 1.528 किलोमीटर लंबा है, और इसमें कुल लागत कितना है, तो 266 करोड़ रुपए की लागत है। ये कहाँ, कोइलवर पुल सोन नदी पर, बिहार में स्थित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे, इनका जन्म लेबनान में हुआ था, लेबनान बेरूत में हुआ था, लेकिन इनका ये व्यापार कहाँ करते थे, तो ये ब्राजील में अपना व्यापार करते थे। कहाँ, ब्राजील में व्यापार करते थे, और ये ब्राजील के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। और इनका बैंको सोफ्रा के नाम से एक वित्तीय संस्था भी था, बैंको सोफ्रा, इनका एक बैंक भी था, किस नाम से, बैंको सोफ्रा के नाम से एक बैंक भी था। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, निधन हो गया जोसेफ सफरा का। ये क्या थे, ब्राजील के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ठीक है, और इनका जन्म स्थल कहाँ था, तो लेबनान। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत की है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत जगन्नाथ या YS किसी भी योजना में लगा रहे तो समझ लीजिए वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश की योजना है। क्यों, क्योंकि YSR रेड्डी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता का नाम था YSR रेड्डी। तो YSR रेड्डी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया गया। YS करके शुरू में लगा रहेगा फलाना योजना, YS फलाना योजना। उसके बाद एक इनका नाम, चूंकि इनका नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो जगन मोहन रेड्डी के नाम पर भी बहुत सारी योजना है, जगन मोहन फलाना योजना, जगन मोहन फलाना योजना, जगन मोहन फलाना योजना। तो ये जगन मोहन और YS टर्म जिस योजना में भी लगा रहे वो कहाँ की योजना है, तो वो आंध्र प्रदेश की योजना है। बात करें हम जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की, तो ये किससे संबंधित है, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत BC कैटेगरी की महिला यानी बैकवर्ड क्लास, SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। किसकी, BC SC ST अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 45 से 60 वर्ष के उम्र की महिलाएं क्या होगी, भाग ले इसके लाभार्थी हो सकेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लुडोविक ओरबान किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा कि ये रोमानिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रोमानिया की राजधानी की बात करें तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, और इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है। तो रामानुजन क्या थे, भारत के जाने माने गणितज्ञ थे और इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसको रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कहते हैं। ये प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस वर्ष यह पुरस्कार 2020 में, पिछले वर्ष यह पुरस्कार की बात करें तो यह इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स संस्था की गणितज्ञ, ठीक है, किस संस्था के, इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स संस्था की मैथमेटिशियन गणितज्ञ कैरोलिना अरूजो को दिया गया। किसको, कैरोलिना अरूजो को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किनको, तो कैरोलिना अरूजो को यह पुरस्कार दिया गया और उनको यह पुरस्कार बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया। किस लिए, बीजगणितीय अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य हेतु, ज्यामिति में
उत्कृष्ट कार्य हेतु, उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया। आपके विकल्प में दिख रहा होगा नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश को किस लिए इसने एक चैंपियनशिप जीता था, तो नीलकंठ भानुप्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और ये कहाँ का? तो भारत का है। लंदन में आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम। कौन सा? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये जीतने वाला ये पहला भारतीय था चैंपियनशिप। ठीक है, कौन? नीलकंठ भानु प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एडीबी ने, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी यानी जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित की गई समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मैंने कुछ देर पहले भी बताया था और कई बार पहले भी बता चुका हूं। तो ये आपका एडीबी के अनुसार भारत का वित्त वर्ष 2020 में जो रहने का अनुमान है वो कितना इसके अनुसार है? तो ये -8% है। कितना है? -8% है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान कई देशों की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज हुई है और इसी में भारत की जीडीपी में भी गिरावट हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर बजट में गिरावट की बात करें तो ये यूके के बजट में, जीडीपी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, तो ये एडीबी के अनुसार इसका आकलन है। ठीक है, तो हम लोग फिर पुनः मिलेंगे आपसे सेट नंबर 28 के डिस्कशन के लिए। आगे पुनः मिलेंगे और इस महीने की पूरे 30 के 30 ऑब्जेक्टिव्स के सेट का हम लोग डिस्कशन समाप्त करेंगे। उसके बाद ही नई जो मैगजीन्स आपके समक्ष आने वाली है रुक्मिणी प्रकाशन की, उस मैगजीन के भी 30 सेट का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। और पर डे एक सेट का डिस्कशन प्रतिदिन लाइव 3 बजे से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे पुनः इसी बात विश्वास और उम्मीद के साथ। मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।